फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के सेशन के अंदर। और हमेशा की तरह, पिछली बार की तरह, ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर एक नहीं बल्कि मेरे साथ दो लोग और जुड़ेंगे जो मार्केट के एनालिसिस करेंगे और मार्केट के काफी दिग्गज हैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के। एक है मिस्टर सुमित कपूर जी, आप सब जानते हैं उनको, मनी ग्रुप के हैं, और दूसरे हैं पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। ओके, तो इन दोनों की एनालिसिस काफी अच्छी होती है। तो मेन मकसद जो इस वीडियो का है, इस सेशन का, ये है कि बिटकॉइन की जो हॉल्विंग आने वाली है, लगभग 3 दिन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 12 तारीख के शाम के 5 बजे के आसपास है और 9 तारीख है। तो इस बीच में क्या हो सकता है, और क्योंकि थोड़ी बहुत प्राइस नीचे की तरफ भी आ रही है, तो अब नीचे की तरफ थोड़ी प्राइस आ रही है, जैसे 9,600 के आसपास चल रहा है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा डर आ गया है कि ऐसा तो नहीं है कि 10,000 पे जो एक रेजिस्टेंस लग रहा था, उस रेजिस्टेंस के बाद अब प्राइस वापस से नीचे आ जाएगा, ये एक मैक्स टॉप था, या ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे कि क्या लगता है इसके अंदर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि जैसे कि मैंने कहा था टेलीग्राम पे कि बिटकॉइन ने 10,000 का मार्क टच किया है, तो उस खुशी में इस वीडियो के थ्रू लगभग 10,000 रुपए का एक गिव अवे होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें से रैंडम विनर्स को पिक किया जाएगा। और जो विनर्स होंगे, लगभग कह सकते हैं कि 5 विनर्स होंगे, उसके अंदर से 10,000 रुपए जो होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सुमित जी से बात करूंगा कि कैसे हैं आप सब, और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन वगैरह, तो थोड़ा सा बताइए आप भी। सबसे पहले तो थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए चैनल के ऊपर। बहुत दिनों बाद हम लोग सारे एक साथ आए हैं तो अच्छा लग रहा है पहली बात तो। बाकी लॉकडाउन तो मेरे हिसाब से सबका जैसा चल रहा है वैसे ही मेरा चल रहा है। बस इस बार थोड़ा सा फैमिली को टाइम देने को मौका मिल गया है, अदरवाइज मेरा थोड़ा सा ज़्यादा काम बाहर का रहता है तो मैं बल्कि थोड़ा यूट्यूब को भी इग्नोर मार के थोड़ा सा काम बाहर का करना ज़्यादा लग गया था। तो कोरोना के चलते, क्वारंटाइन के चलते मेरे को बस एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है वो है कि मैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी दोबारा से टाइम देने लग गया हूँ, तो मेरे को भी वापसी अच्छा लग रहा है। लुकिंग नहीं नहीं, गुड। बहुत अच्छा हुआ आप वापस से यूट्यूब पे आपके वीडियोस और एनालिसिस वगैरह आ रही है। और खास तौर से अभी लोग ज्यादा इसलिए पूछ रहे हैं कि जो बाइनेंस का जो टूर्नामेंट है, उसके अंदर जो आपने सेंचुरी मारी है, वो मतलब काबिले तारीफ है। और कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर कोई एक ऐसा है जिसने मतलब एक टूर्नामेंट के अंदर एकदम टॉप 2 पोजीशंस के अंदर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा जो मकसद है आपको यहाँ पे लाने का, ये है कि बाइनेंस फ्यूचर्स के अंदर अभी किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, किस हिसाब से हम अच्छा खासा एक मैक्स प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो न्यूबीज हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं वहां पे। ओके, चाहे वो एक अंदर में डर होता है या गलत स्टॉप लॉस वगैरह होता है। तो इस सब के ऊपर हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि बाइनेंस फ्यूचर्स के अंदर मतलब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी इसके अंदर। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो थैंक यू। बनास का टूर्नामेंट तो ज़रूर जीत गया। अंदाज़ा भी नहीं था कि टूर्नामेंट में मैं पार्ट लेने वाला हूँ। एक अचानक से बस कह सकते हो आप, मेरे को बैनर दिखा, हमने ज्वाइन कर लिया, वो लोगों को बैनर मेरे से बताया। मिस हो गया था। वो बैनर पता नहीं जैसे ही अपलोड हुआ, उन्होंने मेरे ख्याल नोटिफिकेशन भी नहीं डाला था हाँ। बनास ने। वो बाई चांस मेरे नोटिस में आ गया, तो हम्म। मैंने कहा चल एक बार अकाउंट क्रिएट करते हैं, टीम बनाते हैं, लेट अस सी कि क्या लोगों का रिस्पॉन्स आता है। लोग ऑलरेडी बिटमैक्स कर रहे थे, लेकिन मैं बिटमैक्स करना इसलिए मेनली बंद कर चुका था बिकॉज जब मार्केट वॉलेटाइल होती थी हम्म। तो बिटमैक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जो एक एरर दिखाता है कि ओवरलोड वाला। ओवरलोड हो गया है सिस्टम। हम्म। तो आपको जब मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने का टाइम है, वहां पे बिटमैक्स अपने हाथ उठा लेता है। हम्म। वही चीज जो बाइनेंस फ्यूचर्स में मैंने देखा, चीजें काफी फास्ट है। मतलब कि आप बहुत लिमिट फास्ट। डालोगे, जैसे ही आप एग्जिट भी करना चाहोगे तो तुरंत हो जा रहा है, कंपेयर या टू उनके बिटमैक्स। उनके पास लिक्विडिटी की, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, तो वहां पे कोई हम्म। इशू ऐसा नहीं आता, सिस्टम ओवरलोड भी नहीं होता। हम्म। तो बस एक बार ट्राई किया था, तो कंपटीशन के अंदर रैंक 1 आया। ऑडियंस का थैंक यू है उसके लिए कि ऑडियंस ने सबने साथ दिया। हम्म। तो हम सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड सबसे बढ़िया बात थी कि हमारा जो पीएनएल था यानी कि प्रॉफिट था, वो हम्म। था $432,000। हम्म। यानी कि वो क्लियरली बताता है कि हमारी टीम ने, जो कि टोटल थी करीबन 2,200 लोगों की, हम्म। उन्होंने $4,32,000 कमाए हैं। हम्म। किसी ने $200 कमाए, किसी ने 400 कमाए, या किसी ने $10,000 कमाए, लेकिन सबने, काफी लोगों ने कमाए। फॉर मतलब श्योर ओवरऑल, लॉस ओवरऑल 4,32,000। ये चार मतलब लाख बहुत बत्तीस हजार डॉलर बड़ी अमाउंट होती है, और मेरे हिसाब से इतनी बड़ी अमाउंट को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी भी बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो ऑफ कोर्स जिसकी एनालिसिस बढ़िया होगी, जिसकी स्ट्रेटेजीज कॉल्स वगैरह बढ़िया होंगे, वही जीत सकेगा ना। इसमें तो सर, ऐसा मैं नहीं तो कि हम बहुत आंख बंद करके कुछ ऊपर आ गए। सिंपल से कुछ लॉजिक्स है, अगर वो हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे को फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं एडवाइस करूंगा। हम्म। हम लोगों को सबसे पहला जो मैं हमेशा कहता हूँ, नेवर ट्रेड डेली। हम्म। अगर आप डेली ट्रेड करोगे, मेरे को काफी लोग कहते थे सिग्नल दो सिग्नल दो सिग्नल दो।
जब श्योरिटी नहीं है मार्केट के अंदर कुछ भी कि अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है, तो मैं आपको रोज अगर सिग्नल दूंगा या आप रोज सिग्नल दोगे, इट इज यूजलेस, क्योंकि आपका लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, सही बात है। मेरा भी यही कहना है कि ट्रेडिंग जो है उसको हैबिट नहीं बनानी चाहिए। ओके, जिस दिन आपने उसको हैबिट बना ली, वो एक तरह का गेम हो जाएगा आपके लिए। और आप जैसे खेलते हैं ना, बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, उसी हिसाब से खेलने लगे कि यार हार गए जीत गए। या ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि बस $100 बचा है मेरे पास, अब लगा दो इसको पूरा 100x पे, गया तो गया। और 100, यस एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट हैपेंस। चीज होती है एक्चुअल में होता क्या है, किसी के पास समझ लेते हैं $300 है या $400 है, तो वो $200-300 हार चुका है, तो जो लास्ट $100 है उसको तो वो समझेगा यार ये तो मैंने हारने ही हारने, ये तो मैंने हारने ही हारने, तो उसको लेकिन ये नहीं सोच सकते कि 100 USD जो बचा हुआ है अपने पास, उससे हम लोग 1000 कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज साइकोलॉजिकल, और वो एक फ्रस्ट्रेशन बॉडी माइंड के अंदर आ चुकी होती है, जिसकी वजह से ये स्टेप लोग ले लेते हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये चीजें होती है जेन्युइनली। वो आज भी होती है मेरे साथ आज भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है सर, हमारे साथ होती है, सबके साथ होती है, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार हमारे ट्रेड गलत लग जाती है, 100% श्योरिटी हो रही होती है, ट्रेड गलत लग जाता है, हमें फिर भागना पड़ता है उस ट्रेड से, फिर उसके बाद हम खुंदक में कोई गलत ट्रेड भी ले लेते हैं। नहीं, सही कहा आपने। अब यही चीज मैं पुष्पेंद्र जी से ही पूछूंगा कि अगर वो बाइनेंस फ्यूचर्स पे करते तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। सबसे पहले तो धन्यवाद जिया भाई अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। साथ के साथ सबसे पहले मैं सुमित भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या है कि जिस लेवल पर मुकाम हासिल किया है, वो भी बाइनेंस के प्रेसिडेंट इंटरव्यू, क्योंकि जब बाइनेंस का प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ तो मैं देख के शॉक्ड हो गया कि हमारे इंडिया से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बाइनेंस में 2nd नंबर पर 3rd नंबर पर कौन चल रहा है। जब लेकिन पूरी वीडियो देखी तो समझ आया कि अपने इंडिया का आखिर कोई तो यूट्यूबर बाइनेंस के लेवल पर पहुंचा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सुमित भाई। पहले तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा। बेसिकली क्या है, जो मेरा मानना है, जनरली क्या करते हैं यूजर्स, पहले क्या है कि वो नॉर्मल ट्रेड नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पर 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा, 200x हो जाएगा, तो वो क्या है कि सीधे सीधे मार्जिन ट्रेड के अंदर कूद जाएंगे। और जब वो मार्जिन ट्रेड के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या है कि उनका ये ड्रीम होता है, वो ना लॉस की, या तो स्टॉप लॉस मिस कर देंगे कि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, या एक बार उन्होंने प्रॉफिट कर लिया तो ऐसा नहीं प्रॉफिट लेके शांत बैठ गए, उसको क्या है कि वो दोबारा ट्रेड करेंगे, तीसरी बार ट्रेड करेंगे। तो अभी जैसा कि सुमित भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जरूरी नहीं है कि डेली ट्रेड करो, क्योंकि एक बार तो आपने प्रॉफिट कमा लिया, दूसरी बार में आपने वो लूज कर दिया। मतलब अपना एक हमको फिक्स्ड रखना है कि भाई आज का हमारा कोटा इतना है प्रॉफिट का, तो भाई उतना निकाल लो, शांति से बैठो, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं। हमारे को रॉबर्ट बन के रहना पड़ेगा अगर प्रॉफिट निकालना है तो। हाँ, वो सही है। मतलब वही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, यही अपना कहने का मतलब है। और दूसरा चीज, लेवरेज के ऊपर काफी मेन इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लेवरेज हमने अगर ज्यादा बढ़ाई तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोगों को ऐसा लगता है। बट ये नहीं समझते कि लेवरेज का मतलब ये हो गया कि भाई ठीक है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा सकते हो, लेकिन रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा, जो आपकी लिक्विडेशन दूर है वो और पास आती जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग 50x ये सब पे चले जाते हैं। खासतौर से इथेरियम पे अगर देखते हैं हम लोग, तो 10x 15x करते हैं, तो आप $20 के आसपास आपका लिक्विडेशन रहता है वहां पे। लोग क्या करते हैं, लगाते हैं $100 है और उसकी लेवरेज लेते हैं बहुत ज्यादा हाई, वहां होता है सबसे बड़ा नुकसान। जबकि पैसा ज्यादा लगाओ बेशक, लेकिन लेवरेज इतनी लो लो कि आपको नुकसान होने के चांसेस नियर बाय कम होंगे, और लिक्विडेशन तो होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। मतलब लोगों को फोकस करना, अपना आरओई पे फोकस करना है, ठीक है, कि सपोज कीजिए हमें 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, मतलब कि आप जितना लगा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब लोगों को ये भी लगता है कि यार उसने 0.5 BTC कमा लिया, ये कमा लिया, पर उसकी वहां पे इक्विटी भी उतनी लगती है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब जैसे कि हॉल्विंग का टाइम आने वाला है, हाफिंग का टाइम आने वाला है, लगभग 3 दिन का वक्त बचा हुआ है, तो इन शॉर्ट में पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है, यहाँ से अपनी बीटीसी की जो गाड़ी है वो ऊपर की तरफ जाएगी या वापस से हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं? क्योंकि लोगों को एक सिंपल वे में आंसर चाहिए कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सर, अभी तक की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हर बार हॉल्विंग के आसपास बिटकॉइन न्यूज की वजह से, बिकॉज ऑफ फोमो आ जाता है मार्केट के अंदर, वो बढ़ता है। ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। मैं जहां तक प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं जहां तक मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि अभी 9,600 के आसपास चल रहा है, आज $400 गिर गया है। तो मैं मानता हूँ मैक्सिमम जो लेवरेज जो जाना चाहिए इसको, वो 10,500 से लेके 10,800 के बीच, एंड देन मैं उसके बाद रिवर्सल, मैं उम्मीद लगा रहा हूँ पूरी 9,000 या उससे नीचे जाने की बिटकॉइन की, अगर मैं सिंपल और शॉर्ट वे में अगर आपको आंसर देना चाहूँ। तो सुमित जी का कहना यह है कि यहाँ से मैक्स जा सकता है 10,500 या 10,800, और वहां से एक करेक्शन देख सकते हैं हम लोग जो 9,000 या उससे नीचे के आसपास जा सकता है।
ठीक है। जी हाँ। पुष्पेंद्र जी, आपका क्या कहना है? मेरा भी मानना यही है। फंडामेंटली बेसिकली क्या होगा कि अभी माइनर्स अपने हार्डवेयर को भी अपग्रेड करेंगे। माइनिंग, क्योंकि देखो माइनिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो यहाँ पर जो चाइनीज की माइनर्स हैं जितने भी होंगे, वो धीरे धीरे क्या है कि एक हाइप क्रिएट करके यहाँ पर वो भी अपना बिटकॉइन सेल करेंगे। तो मैक्सिमम मेरा भी मानना है कि 11,000 के आसपास तक जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे 9,200 से लास्ट टाइम क्या है कि एक साथ क्रैक हुआ था, एक साथ गिरा था, और फिर सीधा 8,600 देन 7,900, तो सेम पोजीशन पे दोबारा जाने वाला है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि 11,000 मैक्स जा सकता है, उसके बाद 7,000 या 7,500 के आसपास ऐसे कुछ आ सकता है। हाँ, बेसिकली लास्ट टाइम क्या था, 7,800 पर एटलीस्ट 5-10 टाइम क्रैक करने की कोशिश की थी। उसके बाद में 8,600 देन 9,000 वाली पोजीशन पे आया था। तो मुझे लगता है कि दोबारा भी वही उसी पोजीशन पे जाने वाला है। अभी मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत बड़ा फोमो है। काफी लोगों ने पहली बार हाफिंग के बारे में सुन रहे हैं, और काफी पर्सन ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मतलब तो वो दिन जो रहेगा मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटमेंट वाला दिन होगा, जो 12 तारीख शाम के 5 बजे के इंडियन टाइम के हिसाब से बहुत एक्साइटमेंट वाला होगा कि मतलब क्या होने वाला है। कि ऐसा नहीं होता कुछ एक रिजल्ट आने वाला था, मैच का रिजल्ट आने वाला था, उसी हिसाब से रहेगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, आपका ओपिनियन क्या रहेगा इसके अंदर? देखिए, मेरा तो मैं तो सिर्फ चार्ट्स पकड़ के ज्यादा करता हूँ। तो मेरे हिसाब से देखिए कि 10,000 जो था पहले, इस पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस यानी कि लोग वहां से सेल ऑफ ज्यादा करते हैं, सेलर्स वहां पे ज्यादा है। अब उसके बाद 10,500 की बारी है और 10,800 का, जैसे आपने कहा। तो अभी जो 10,000 से नीचे आया है, तो लोगों के माइंड में थोड़ा सा वो होगा कि हाँ, यहाँ पे सेल ऑफ ज्यादा होता है, तो यहाँ से माल बेचो। यहाँ से माल बिक रहा है अभी, और 9,600 या 9,700 के आसपास समथिंग चल रहा है। अगर यहाँ से वापस से गाड़ी ऊपर पकड़ लेता है, और मेरे हिसाब से पकड़ेगा 10,000 या 10,100 से ऊपर आता है, तो हम लोग डेफिनेटली 10,500 जरूर देखेंगे। और उसके बाद से इन्हें फ्लैश हो सकता है 10,800 भी देखें। लेकिन 10,500 और 10,800 के बाद करेक्शन ऑफ कोर्स आएगा। मतलब वहां से वापस से हम 9,500 और 10,000 के बीच में हम रैली घूमेगी हमारी। अगर वापस से 9,500 तोड़ देता है, तो जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा कि 7,500 या 8,000 के बीच में हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लेकिन वापस से वही बात रहेगी कि लोगों के माइंड में ये भी रहेगा कि ये हाल्विंग होने के बाद थोड़ा सा मतलब करेक्शन आया, लेकिन वापस से पंप होगा, तो फोमो वापस से आएगा उसके अंदर। तो वापस से अगर 7,500 8,000 के अंदर भी आता है, तो वहां से बाइंग वापस स्टार्ट होगी, क्योंकि लोगों के माइंड में ये रहेगा कि हमने रैली मिस आउट तो नहीं कर दी, ये वापस से रैली स्टार्ट होगी, तो करेक्शन आएगा। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे एंट्री लेना भी मेरे ख्याल से कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। जैसे हमने पिछले सेशन में कहा था कि नीचे भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बायर्स काफी ज्यादा हैं, पंप भी होगा, फोमो भी क्रिएट हुआ है। तो एंट्री बनानी चाहिए और आगे चल के इसको प्रॉफिट बुक करते रहो। 10,500 आता है तो प्रॉफिट बुक करो, वेट करो, तो वापस एंट्री लो। तो मेरे हिसाब से भी ये सिनेरियो पूरा लगता है मुझे। नियरली मेरे हिसाब से तो हम तीनों का सिनेरियो काफी हद तक सेम सिमिलर ही है। अब वेल्स का सिनेरियो क्या है वो पता नहीं। यस एग्जैक्टली, वो पता नहीं, बिकॉज लोग काफी हमसे पूछते हैं कि हाल्विंग के बाद सर क्या हो जाएगा, बिटकॉइन 15,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर होगा भी तो इट इज बिटकॉइन। नो वन नोस कि आने वाले दिन के अंदर उसके अंदर क्या होने वाला है, बिकॉज बिटकॉइन को आज भी बहुत कम लिमिटेड लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज काफी कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस पड़े हैं। आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो क्या सोच रहे हैं वो फर्क पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो ये जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके हाथ में ये ज्यादा कंट्रोल है, तो एक तरह से ये सेंट्रलाइज्ड हो गया कि वो इसको घुमा फिरा सकते हैं जब मर्जी आए। फिलहाल बिल्कुल घुमा सकते हैं। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से वेल्स का भी सोचना क्या रहेगा वो उनके ऊपर है। और ये भी देखा जाता है कि वेल्स जो सोचते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, 10 में से 3 बार हमारी सोच के हिसाब से चलते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं सोच रहा हूँ कि 10,500 जाएगा, तो वेल्स ये भी सोचते हैं कि चलो 10,500 लेके जाएं, ताकि इनको लगे कि आप 11,000 भी जा सकता है, उस समय हम पलटी मार दें। तो वेल्स थोड़ा इस हिसाब से भी करते हैं। बाय द न्यूज़ सेल द र्यूमर। सही कहा आपने। बेसिकली क्या है कि वेल्स का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल है इस मार्केट के अंदर। जैसे अभी क्या है कि टीका तिवारी की कॉल पब्लिश हुई थी 5 कॉल, सारे के सारे कॉइन 2x, कोई 1.5x, कोई 1.8x। तो ना कोई चार्ट किसी चार्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि ये कल ये हो जाएगा। तो कभी कभी क्या है कि देखो उनके पास में इतनी भारी संख्या में बीटीसी है, वो जहां भी डाल देंगे वहां से मार्केट का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो वेल्स का भी अपना रोल है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि कोई चार्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ पर ये हो जाएगा।
जब वेल्स अपने अपनी अपने असली रूप में आते हैं तो डेफिनेटली क्या है कि पूरी पूरी मार्केट को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। ना हमारी ओपिनियन काम करती है उस टाइम, ना फंडामेंटल काम करता है, ना सेंटीमेंट काम करता है, ना टेक्निकल एनालिसिस का। नहीं वही है, देखिए इसमें बीटीसी की मतलब यही इसमें एक खासियत है कि इसकी जो प्राइस की मूवमेंट बहुत अच्छी जाती है। लोग इंटरेस्ट इसमें इसलिए लेते हैं कि जो प्रॉफिट है बहुत फास्ट मिलता है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि सपोज कीजिए 9,500 है, हो सकता है कल 14,000 हो जाए। जो हमने लास्ट टाइम देखा था 7,500 से 13,990 तक गया था, एकदम फ्लैश में चला गया था देखते देखते। तो इसके लिए अनप्रिडिक्टेबल है कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। लेकिन पुष्पेंद्र भाई क्या जो उसने लास्ट एक बॉटम किया था 3,800 समथिंग एक गया था जो अभी, तो क्या वो एक बॉटम है हमारा, या वापिस से एक नया बॉटम बना सकता है, या कह सकते हैं कि एक बॉटम बन चुका, अब यहाँ से एक रैली की बात कर सकते हैं हम? मेरे हिसाब से जैसे पिछली बार 3,300 किया था, अब की बार 3,800 के आसपास किया था, तो मेरे हिसाब से तो यही बॉटम है। ये बॉटम हो गया है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार उससे ऊपर बनाए, और इससे नीचे तो पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि अब माइनर के रिवार्ड भी कम हो जाएंगे। साथ के साथ इंडिया के अंदर तो हर पर्सन आज के टाइम में यही पूछ रहा है कि 5K कब जाएगा, दोबारा 4K कब जाएगा, क्योंकि हमने मिस कर दिया। क्योंकि जब वो 4K पे था तो वो देख रहे थे कि 2K पे आ जाए, और जब 4K से जब 6K पे आया तो उनका ये था कि कैसे भी 4K पे आ जाए, दोबारा हम बाय करेंगे। नहीं 3800 जो था वो तो मेरा भी मिस हो गया था बाय करने को। मैं कह रहा हूँ वो सर फ्लैश में गया था, वो आपका नहीं पूरी दुनिया का मिस हो गया सर। और मेरे ख्याल से अर्ली आवर्स में गया था, सुबह 5:30 बजे के आसपास गया था शायद ना। हाँ ऐसे गया था, ऐसे गया था। बट 4800 में सबको मौका मिला था, 4800 पे तो काफी स्टेबल रहा था। लेकिन मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी, मुझे मिल गई थी उस टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया का जो टाइम और यहाँ का टाइम में 2 आवर 30 मिनट का डिफरेंस होता है। और जनरली काफी बार मैं ऐसे देखता हूँ कि जब मैं सो के उठता हूँ, मतलब वही 7 AM के आसपास, तो जब भी मोस्टली कॉइन पंप और या डंप वाली ऐसी चीजें एक्टिविटी होती है, तो इंडिया में क्या है उस टाइम सब सो रहे होते हैं। 5:30 बजे अर्ली आवर्स में ज्यादा होता है। हाँ, तो उसका 2 आवर 30 मिनट और ऐड कर दो, तो मेरे यहाँ मॉर्निंग वाले टाइम होता है 7-8 AM होते हैं। तो उसी टाइम क्या है कि ये ज्यादातर एक्टिविटी मुझे देखने को मिलती है। तो आपके हिसाब से सुमित जी मतलब क्या ये बॉटम है क्या अपना 3800 का? मेरे को लगता है इसलिए नहीं आ सकता सर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा नीचे आ गया तो माइनर्स को प्रॉफिट ही नहीं होगा बिटकॉइन को माइन करने का। क्योंकि इस वक्त पहले ही हॉल्विंग हो गई है, 6.5 BTC मिलेंगे एक ब्लॉक के अंदर, तो उनका बहुत तगड़ा नुकसान होगा, तो वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो फॉर श्योर मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से भी उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक बॉटम बन गया। वेल्स ने एक मौका दिया था कि भाई बाय कर लो, अब जिसने किया होगा तो भाई उसको ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल था जहाँ पे बाय करके कोई नुकसान नहीं था। ओके, जिसने भी अभी बाय किया होगा उस समय तो जबरदस्त प्रॉफिट में ही होगा। तो आई होप कि सब यही समझें कि भाई एक बॉटम था, और हम लोग भी यही चाहेंगे कि भाई प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो ही थोड़ी ट्रेडिंग में मजा आएगा, क्योंकि 2-2.5 साल तो ऐसे ही निकल गए इसके अंदर। सर इसी के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग का काम आता है, ऊपर जाए तो भी हम पैसा कमा सकते हैं, नीचे जाए तो भी हम पैसा कमा सकते हैं। मतलब हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि मार्केट के अंदर पैसा, मार्केट ऊपर जाता है तो भी है, नीचे आता है तो भी है। लोगों को ये लगता है कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तभी हम कमा सकते हैं, बिल्कुल। तो प्राइस नीचे आएगा तो भी हम कमा सकते हैं ना इसके अंदर। सर मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो कि बिटकॉइन को 9,500 पे कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। जब वो 9,500 पे कन्वर्ट करके बैठे थे, वो 4,800 आ गया, वो आज तक सिर्फ और सिर्फ वेट ही करते रहे। अब हम उनकी बात करेंगे जो कि $20,000 के ऊपर बाय करके बैठे हैं, वो आज तक सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। जहां पे हमने अगर फ्यूचर्स का फायदा उठाया होता तो उस टाइम के अंदर हम पैसा भी कमा सकते थे। और अभी तो अपने ये बाइनेंस के अंदर वो भी हेजिंग वगैरह भी आ गया है ना। बिल्कुल सर, आप साइमल्टेनियसली लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ओपन कर सकते हैं। 100% सर, यही मुझे बढ़िया लगा कंपेयर टू बिटमैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सर हेजिंग, एक ट्रेडर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मैं कहूंगा लेमैन जो कि नया ट्रेडर है, न्यूबी है, उसको भी बहुत फायदा देगा हेजिंग, क्योंकि जहां पे वो कंफ्यूज हो रहा है वहां पे वो ओपन कर सकता है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इकट्ठे। जो सी पोजीशन स्ट्रांग लग रही हो उसको मेंटेन रहने दो, दूसरी को एग्जिट कर दो। अच्छा पुष्पेंद्र जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि एक जो नॉर्मल यूजर होता है उसका यही सवाल रहता है। सपोज कीजिए मैं एक यूजर हूँ और मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, 10,000 मेरे पास है, मैं जॉब करने वाला हूँ, 10,000 है मेरे पास। अब मुझे इसको किस हिसाब से यूज करना चाहिए? मतलब क्या मुझे ऑल्ट्स के अंदर करना चाहिए, या अपने बिटकॉइन में करना चाहिए, या मुझे फ्यूचर्स में करना चाहिए, या मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
और इसके बाद इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो मैं सुमित जी से पूछूंगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर 10K हैं तो मेरा मानना है कि डायरेक्टली वो 10K इन्वेस्टमेंट ना करें। लेट्स से 10K है, 10K के अंदर क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट अपना 3000, फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 9700, तो 3000 का बिटकॉइन बाय किया यहाँ पर, फिर यहाँ से डाउन आया बिटकॉइन, 3000 का किया वहां पर, फिर 3000 का किया उससे डिप के ऊपर। तो ये तो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जिसे क्या है कि हाँ मुझे बाय भी करना है सेल करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि 50% से वो क्या है कि मार्जिन ट्रेड करे और 50% को एज ए नॉर्मल ट्रेड करे या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट करे। मतलब इसमें हम जो ट्रेडर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो सकता है कि एग्रेसिव ट्रेडर है या वो स्कैल्पिंग करना चाहता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कर सकता है, मतलब कि जो 19 साल 20 साल 25 साल के जो हैं, तो उनको तो यही सलाह रहेगी कि यहाँ पे आप सपोज कीजिए जॉब कर रहे हैं, तो जो पैसा आप रखते हैं डेट शुड बी सेफ होना चाहिए। क्योंकि आप एक सैलरी मिल रही है आपको 25-30 हजार की, उसमें से आप केवल 10 हजार लगाते हैं और उसमें आप आंख बंद करके ट्रेडिंग करना, ये तो रिस्की रहेगा। तो बेटर है कि उसको एज ए SIP की तरह यूज करो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो रहता है, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है, उसी हिसाब से आप क्रिप्टो के अंदर कीजिए। क्रिप्टो में जैसे कि BTC हो गया, इथेरियम हो गया, उसके साथ मेरे ख्याल से कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मेरे पास, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप लोग भी बताना कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स है। तो उसके अंदर हम एक SIP कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और उसका एक अच्छा ऑफकोर्स प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो एक ये कर सकते हैं हम इसके अंदर। और बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की, तो इसके ऊपर सुमित जी ने आपने एक वीडियो बनाई है रिस्क मैनेजमेंट पे। तो मतलब क्या करना चाहिए अभी इसमें, जैसे कि हम सपोज कीजिए मैं एंट्री ले रहा हूँ उसके अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर ले रहा हूँ, तो मुझे रिस्क एंड रिवार्ड पे क्या अप्लाई करना चाहिए, स्टॉप लॉस पे क्या ध्यान देना चाहिए उसमें? हाँ सर, सबसे पहले तो सर कुछ रिक्वेस्ट आती है मेरे पास भी और आपके पास भी आती होगी कि सर मैं पैसा लगाना चाहता हूँ लोन लेके और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सबसे पहली चीज मैं भी एडवाइस करूंगा, मेरे ख्याल आप लोग भी इसको सहमत हो गए, कि लोन लेके क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा बिल्कुल मत लगाओ। यानी कि लोन ले रहे हो इसका मतलब है कि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि आपका पैसा एक ही दिन के अंदर डबल भी हो सकता है और एक ही दिन के अंदर हाफ भी हो सकता है। तो आई विल नॉट एडवाइस कि अगर आप लोन लेके पैसा लगा रहे हो। सबसे पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, अगर आपके पास अब 10,000 रुपए है ही, तो आई विल स्ट्रेट वे से फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी आप लोगों को। आपको कहीं पे भी ट्रेडिंग नहीं करनी जहां पे आप लेवरेज ले रहे हो, चाहे 2x की हो चाहे 5x की हो, आपको नहीं लेनी। उसके बाद अगर आपको कुछ ट्रेडिंग करनी है तो मेंटेन करके चलो कि अपना 50% या 60% या इवन 70% आपका पोर्टफोलियो बिटकॉइन में हो। रेस्ट 30% के अंदर मैं कहूंगा सेकंड कॉइन जो कि सबको पसंद होगा ही 99%, 10% इथेरियम हो जो कि ऑलरेडी इस वक्त काफी लो है। अगर मैं $1,200 की बात करूं जहां पे वो था वो पहले, उसके बाद रेस्ट अमाउंट 20% जो बचता है उससे हम कुछ ऑल्ट कॉइन की गेम खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। बिकॉज वो 20% बिटकॉइन की जब भी मूवमेंट आएगी, अगर हमने वो 20% माइनस भी कर दिया तो हमारा वो बिटकॉइन को कवर कर जाएगा। मतलब वही कि बिटकॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कल को अगर ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आते हैं तो बिटकॉइन ऊपर जाके रिकवरी दे देगा अपने को। लेकिन सबसे पहला जो एक क्वेश्चन मैं पकड़ना चाहता हूँ, इनका नाम है कार्तिकेय सोलंकी है और इनकी जो उम्र है सिर्फ 16 साल की उम्र है और ये भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्रिप्टो के अंदर इनको इंटरेस्ट है लगभग 2 साल से, यानी कि सपोज कर सकते हैं कि 14 साल से इनको इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो अब इनके कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये कि मतलब किस हिसाब से इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से हमने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि जैसे पुष्पेंद्र भाई ने कहा है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को 3 भाग में डिवाइड करना है, आपने रिस्क मैनेजमेंट का भी बता दिया कि किस हिसाब से करना है। और बाद में ये पूछ रहे हैं उसके अंदर कि टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब इसमें फर्क क्या है, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इतना ज्यादा नहीं है, लगभग है, और कुछ लोग कहते हैं कि फंडामेंटल पे सारी चीजें रहती हैं। तो आप लोग की क्या राय रहेगी इसके? सर मैं तो हमेशा अपने चैनल पे कहता भी आया हूं, जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर मार्केट हमारी 1 ट्रिलियन की हो जाएगी तो टीए जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अभी की हम बात करें, कई लोग मेरे को कहते हैं सर आप तो टीए के ऊपर बात ही नहीं करते। तो मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज मेरे को पता है इस वक्त अगर मेरे को आप 10,000 बिटकॉइन दे दो, मैं मार्केट को हिला दूंगा और आपका सारा का सारा टीए फेल कर दूंगा। वो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। हमें ये बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप कहोगे ये वाला लेवल क्रॉस होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन अगर मेरे पास बिटकॉइन है मैं वो सारे लेवल तोड़ सकता हूँ। तो टीए काम करेगा, फॉर श्योर करेगा, करता भी है,
लेकिन बात है अगर ज्यादा हाई हमारी मार्केट कैप होएगी, हमारा ट्रिलियन के अंदर हम चले जाएंगे, तो टेक्निकल एनालिसिस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा मार्केट को। एग्जैक्टली। अब हम फंडामेंटल की बात करते हैं, बिटकॉइन इतने दिनों से 4,800, 5,000, 6,000 चल रहा था, ये 10,000 क्यों हो गया? क्योंकि न्यूज थी, फंडामेंटल्स थे कि यार हाल्विंग आएगी, लोगों में फोमो होगा। तो वो काफी बार ज्यादा काम करता है टीए से भी ज्यादा, क्योंकि अगर आप टीए को देखोगे तो जब 5,000 या 6,000 पे था, टीए कभी नहीं कहेगा कि वो 10,000 चला जाएगा इंस्टेंट 10 दिनों के अंदर। लेकिन वो हाल्विंग की न्यूज ने, हाल्विंग की फंडामेंटल एनालिसिस ने, सबने करके दिखाया। तो मैं कहूंगा कि जब मार्केट कैप बढ़ जाएगी, टीए का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी के लिए अभी भी उतना रोल नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आप किसको ज्यादा वो महत्व देंगे, टीए को ज्यादा देंगे कि फंडामेंटल को? बेसिकली मेरे हिसाब से क्या है कि दोनों का अपनी अपनी जगह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर मैं टीए की बात करूं तो टीए क्या है, बेसिकली प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर हम आगे का फोरकास्ट करते हैं, आगे का एनालिसिस करते हैं। और कभी कभी क्या है कि हमें पुराना ये सब कुछ देखना पड़ता है कि हाँ इसने लास्ट टाइम कितना जंप लिया था, कहाँ पर इसकी सपोर्ट बनी थी, कहाँ इसकी मैक्स रेजिस्टेंस हो सकती है। मतलब हमें इमोशंस मिल जाता है, पिछला रिकॉर्ड देखते तो इमोशंस मिल जाता है कि पिछली रिएक्शंस क्या होंगे। और पिछली बार से क्या है कि कई बार ऐसी चीजें मिल जाती है कि कितना ये कॉइन वॉलेटाइल है, कितना पंप डंप होता है, ये सारा हम क्या है चार्ट से देख के एनालिसिस लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस काफी स्ट्रांग है वो भी, लेकिन क्या दोनों का अलग अलग रोल है। फंडामेंटल अभी एक अनाउंसमेंट हो जाए कि बीएनबी अभी बंद हो रहा है, चार्ट बता रहा है कि ये कॉइन $1 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, $2 हो जाएगा, $20 हो जाएगा या $22 हो जाएगा, लेकिन ये न्यूज आते ही उसका प्राइस 2x की पोजीशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि एक फोमो है, वहां पर क्या है लोग उसको बाय करेंगे। अभी क्या है कि किसी भी कॉइन की न्यूज आ जाए कि वो बाइनेंस से डीलिस्ट हो रहा है, उस कॉइन का प्राइस हाफ हो जाएगा, जबकि कोई चार्ट ने नहीं बताया कि उसका कॉइन का प्राइस हाफ होने वाला है। तो मेरा मानना है कि दोनों का अपनी अपनी जगह पर रोल है। जस्टिन ने अनाउंस किया कि मैं लंच करने जा रहा हूँ वॉरेन बफेट के साथ में, न्यूज आते ही ट्रिपल हो गया। तो कोई चार्ट नहीं बता रहा था कि ये सेट कॉइन ट्रिपल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अपने अपने दोनों के रोल हैं और दोनों को ही यूज करना चाहिए, और दोनों को उस मतलब डिपेंड करता है कि देखो आप किस सिचुएशन के अंदर हो, आपको क्या एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि हम कहें कि बिल्कुल टीए बेकार है या बिल्कुल एफएबी बेकार है या बिल्कुल ही सेंटिमेंट नहीं, सही कहा आपने। यहाँ पे तो तीनों के अपने अपने रोल है और डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सी सिचुएशन के अंदर यूज करते हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे मैं जो कहूंगा, मैं सुमित जी का भी मिक्स करूंगा, आपका भी मिक्स करूंगा। सुमित जी ने जो कहा कि मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है अगर मार्केट कैप बहुत छोटा हो, जैसे कि आपके पास 10,000 बीटीसी, आप मार्केट को हिला सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स का मार्केट जो है ट्रिलियंस का है, उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। स्टॉक मार्केट ये सब भी बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं, तो वहां पे क्या रहती है कि फंडामेंटल जो न्यूज होती है वो इम्पैक्ट करती है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूज, ठीक है। उसके बाद टीए जो रहता है वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट रहता है, वो हमें इमोशंस बता देता है कि अगर कुछ ऐसी घटना होने वाली है तो लोगों के इमोशंस क्या होंगे। और दूसरा मैं ये देखता हूँ कि सपोज कीजिए कोई कॉइन है जिसकी फंडामेंटल न्यूज काफी अच्छी अच्छी आ रही है, ओके, लेकिन प्राइस जो चार्ट्स पे नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसमें मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि एक न्यूज को क्रिएट किया जा रहा है कि प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर सही में प्राइस बढ़ रही है या उसको बाय कर रहे हैं तो उसका चार्ट्स के ऊपर प्राइस रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो जब ये दोनों चीज अपोजिट है कि रूमर्स काफी अच्छा रही है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है, देन यू शुड गो विद द टेक्निकल एनालिसिस। अगर दोनों चीज साथ में है तो आप मान सकते हैं कि हाँ फंडामेंटल भी काफी अच्छा है, ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर न्यूज काफी एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बड़े बड़े कॉइन्स के लिए, जैसे कि बिटकॉइन है, फिर अपना इथेरियम का जो टेस्टनेट वगैरह भी होगा जुलाई अगस्त में, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उस समय हम फंडामेंटल को पकड़ सकते हैं। तो लेट्स सी, लोगों को जो सही लगता है वो हिसाब से कर सकते हैं उसके अंदर, बट दोनों बेस्ट है मेरे हिसाब से। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, बेसिकली क्या है जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर्स हैं उन सबको भी यूज करो, जैसे मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, क्योंकि देखो जब तक पास्ट आपको 7 डेज की 10 डेज की आपको एटलीस्ट क्या कि ये एक तरह से बाइंग तो बता ही देते हैं कि इसका क्या है कि फ्लक्चुएशन अपसाइड में जा रहा है, मतलब एक कॉइन का मोमेंट तो हमें ये इंडिकेटर्स बताते ही हैं। तो डेफिनेटली जो ओपन सोर्स है, कॉमन है, उन सबको इंडिकेटर्स को भी यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मयंक कटियार का। उनका ये कहना है कि व्हेन विल द ऑल्ट कॉइन बुल कम, माय ऑल ऑल्ट कॉइन्स इन वेरी डिप,
स्टिल होल्डिंग, प्लीज सजेस्ट मी सम एडवाइस, क्या करना चाहिए? इनका एक्चुअली ये कहना है कि इनके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो इनके पास हैं वो बहुत डिप में अभी ऑलरेडी, तो क्या अभी ये बीटी के साथ ऑल्ट कॉइन्स का एक कुछ बुल रैली आ सकती है या सर बीटीसी को रहेगा? आई गेस इन्होंने ऑल्ट कॉइन बाय करे होंगे 2017 के पीक के ऊपर। हम्म। तो अगर 2017 के वो पीक के ऊपर जिसने भी ऑल्ट कॉइन वगैरह बाय करे हैं और अभी तक होल्डिंग कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा अभी थोड़ा टाइम और होल्ड करो, बिकॉज बिटकॉइन जहां पे स्टेबल होगा, ऑल्ट कॉइन की रैली 2 साल से बहुत बड़ी वाली नहीं आई, तो आएगी जरूर। इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट करना और बनता है फिलहाल। ठीक है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है निकुल बाबा का। पुष्पेंद्र जी आपसे मैं पूछूंगा कि वो कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, ट्रेंड को पकड़ के करना चाहिए या एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि हाँ एक बॉटम दिख रहा है इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो? एज ए बिगनर बेसिकली क्या है कि सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए आप जिस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कॉइन की फंडामेंटल वैल्यू क्या है, मतलब उस कॉइन का फ्यूचर क्या है। फिर उसके हिसाब से आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो या मिड टर्म कर रहे हो या लॉन्ग टर्म कर रहे हो, आपको करना है वहां पर अपना टारगेट सेट कि मुझे क्या है कि इस कॉइन के अंदर इतना प्रॉफिट निकालना है। अगर मैंने आज ये कॉइन 50 सतोशी के ऊपर बाय किया है तो मैं इसको जब ही सेल करूंगा जब ये 60 सतोशी पहुंच जाएगा और मेरा यहाँ पर है प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो मेरा सजेशन तो बेसिक तो यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या है कि आप टारगेट रखो अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस और एक शॉर्ट टर्म अपना टारगेट रखो। अगर आप मिड टर्म के हिसाब से कर रहे हो कि जी मुझे तो इसको होल्ड करना है जब तक 2x ना हो जाए और इसका फंडामेंटल वैल्यू स्ट्रांग है, इसका आने वाले इवेंट भी है, इसके साथ में न्यूज भी है, आने वाले टाइम में क्या कि हार्ड फॉक आ सकता है या ये इवेंट आ सकता है, तो डेफिनेटली क्या है कि मेरे हिसाब से इस तरह से चूज करना चाहिए। मतलब उस कॉइन जो है उसमें कुछ हलचल होनी चाहिए, उसके मतलब कुछ अंदर वर्किंग चल रही होनी चाहिए, अपडेट्स होनी चाहिए, काम करनी और उसकी टीम, जैसे कि अगर क्या है कि गिटहब के ऊपर आप देखोगे आज के टाइम में लगभग 95% कॉइन ऐसे हैं कि जिनके ऊपर एक कमिट नहीं है, मींस उनके सोर्स कोड के अंदर एक चेंजेस नहीं है। और इवन क्या है कि अगर मैं बात करूं और डिटेल में तो उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी डेवलपमेंट टीम को पे कर पाए, उनके यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं चल रहा, कॉइन के अंदर कोई अपग्रेड नहीं हो रहा। जब कॉइन के अंदर कोई अपग्रेड नहीं होगा, कॉइन के अंदर कुछ काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्या है कि वो लो कंडीशन पे चला जाएगा और धीरे धीरे क्या है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखोगे आप 5000 से ज्यादा कॉइन है, 95% वहां ऐसे हो चुके हैं जो कभी नहीं उठेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर हो। अगर अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर हो तो डेफिनेटली क्या है कि वहां तो हर तरह की ग्रोथ आपको मिलनी मिलती। सही कहा। तो बिगिनर के लिए तो बीटीसी ईटीएच, इससे बड़ी ऑप्शन कुछ मिल ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कबीर जी हैं, वो पूछते हैं कि इथेरियम का क्या हो सकता है, क्या टारगेट जा सकता है? सुमित जी सर इसका आंसर आप दे दिए, हमने आंसर दे दिया, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए मेरे हिसाब से बीटीसी के बाद मुझे इथेरियम काफी मेरा फेवरेट है, क्योंकि इथेरियम की मूवमेंट्स काफी अच्छी लगती है जब एक रेंज के अंदर आता है। और जैसे कि अभी इथेरियम मेरे ख्याल से कुछ 211 के आसपास चल रहा है, तो मेरे हिसाब से मैंने पकड़ के रखा है इसको 220 के आसपास पकड़ के रखा है। 223 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 233 है। अब इसके बाद अगर सपोज कीजिए बीटीसी जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ऑफकोर्स इथेरियम उसके पीछे जाएगा। अगर ये 10,500 के ऊपर जाता है तो बीटीसी, तो हम इथेरियम को पकड़ सकते हैं 300 के आसपास तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब 14,000 समथिंग के आसपास गया था, ये 300 के आसपास इसने टच कर लिया था शायद। और इथेरियम का भी एक रिकॉर्ड रहा है पिछले बुल रैली में कि उसने लगभग 1,000-1,200 के ऊपर भी वो गया हुआ है। तो मतलब ये अच्छा कॉइन है, चलेगा तो काफी अच्छा चलेगा। और इसका ये भी कहूंगा कि बिटकॉइन कैश है, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। मतलब उसको होल्ड मत करो, एक रैली में प्रॉफिट लो और निकल जाओ। होल्ड करना, आप इथेरियम को होल्ड कर सकते हो। बिटकॉइन कैश तो सर मेरे हिसाब से भी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग कॉइन है। ट्रेड करो, पैसा कमाओ, निकल जाओ, बार बार मौका देगा, बार बार मौका देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है टीम डगर की तरफ से, और वो मैं पुष्पिंदर जी आपसे पूछूंगा वो कि डिजीबाइट जो है उसके बारे में बताइए कि मतलब क्या करना चाहिए, कि सही कॉइन है इन्वेस्टमेंट करने लायक? बेसिकली क्या है कि डीजीबी और बाइनेंस के सीईओ का काफी बड़े टाइम से क्या है कि आपस में इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये लास्ट टाइम बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला था और वन ऑफ द बेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है ये। इसको क्या है कि पूरी तरह से कम्युनिटी होल्ड करती है और कम्युनिटी इसको चलाती है। तो ये पॉलिटिक्स के ऊपर था। पॉलिटिक्स आप सभी को पता है, जैसा कि जस्टिन ने ऑलरेडी वो बाय कर लिया है, तो जस्टिन सीजेट का तो फ्रेंड है ही, तो उसने वहां से भी डीलिस्ट कर दिया इसको। लेकिन फिर भी कम्युनिटी ने यहाँ इसको बहुत अच्छा ग्रो किया है। अभी पिछले कुछ दिनों में ये 2x हो चुका है और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में और भी ग्रो करेगा, क्योंकि अच्छा ये जितने भी डीजीबी कॉइन है कम्युनिटी के पास में ही है। ओके,
मतलब होल्ड करना इसमें मतलब सही रहेगा अभी। यस, और ये 2017-18 के अंदर काफी चलता था, लेकिन क्या कि अचानक से फिर डिप में चला गया और सब इसको भूल ही गए लगभग। लेकिन अभी मैंने इसको पिछले 2-3 दिन पहले ही देखा था, तो इसलिए क्या कि इतनी श्योरिटी से इसका आंसर दे पा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, उनका नाम जो ईमेल में लिखा गया है वो है अर्बन जाट। सुमित जी वो पूछना चाहते हैं कोई ऐसी टेक्निक बताइए ट्रेडिंग के अंदर जिससे हम डेली अच्छा खासा कमा सके इजीली, क्या अगर मैं मेथड? फ्यूचर्स की बात करूं अगर मैं, तो हेजिंग के ऊपर मैं काफी ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस वक्त। अगर जहां पे भी मेरे को एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख जाता है, मैंने एक वीडियो के अंदर भी पूरा बताया था कि जैसे कि अगर वो 9000 हमारे को 500 दिख रहा था, अगर आपने अभी 9500 का ही हम एग्जांपल पकड़े, तो 9400 पे अगर मैंने लॉन्ग और शॉर्ट एक साथ किया होता, तो जैसे ही वो 9500 पार हुआ, मैं शॉर्ट वाली एंट्री को क्लोज कर चुका होता, और जो मेरी लॉन्ग वाली एंट्री है वो क्लोज नहीं हुई होती, वो रनिंग में होती। तो 9500 से 10,000 छूने के अंदर उसने मेरे ख्याल कितनी देर लगाई थी? कुछ ही घंटे, जिसके अंदर की हमारे को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका होता। जिसके अंदर की मैं कहूंगा जब भी आपको प्रॉफिट हो जाए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाओ, ताकि हमारा प्रॉफिट बुक होना जो है वो 100% कंफर्म हो जाए। क्योंकि हम करते क्या है, हमारे को प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा दिख जाता है, लेकिन हम वो कभी प्रॉफिट को बुक करते ही नहीं है। एट द एंड हमारे को जो पुराना शॉर्ट वाला हमने ट्रेड है, जिसका जो लॉस किया वो भी कवर करना है, जो कि हमने छोटा मोटा जो भी लॉस किया है, प्लस हमारे को इस ट्रेड में से प्रॉफिट भी निकालना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काफी ज्यादा रोल आएगा उसके अंदर। मतलब यही कि अगर फ्यूचर्स करना है तो आपके पास फंड भी थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए। 100% सर होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ फंड, अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फंड है तो ही करना, बिकॉज फंड लूज भी कर सकते हो, तो आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए वो सहन करने की। अदरवाइज आप स्विंग ट्रेडिंग करो, 2 या 3 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करो, वो बढ़िया रहेगा। यस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मिस्टर साई सुधीन पूछ रहे हैं कि हाल्विंग आने वाला है और जो वेल्स हैं वो इसको क्यों डंप कर रहे हैं, उनको इसको पंप करना चाहिए, तो इस पे क्या आप लोग कहेंगे पुष्पेंद्र जी? और मतलब इंडिकेटर्स को तो आपने ऑलरेडी बता दिया, जो ये पूछ रहे हैं कि इंडिकेटर्स की टेक्निक क्या है, तो आपने मूविंग एवरेज बता दिया है। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वेल्स जो है वो ये हॉल्विंग के टाइम पे उसको डंप करेंगे या पंप करेंगे? मतलब क्या फायदा रहेगा उनका, वेल्स का किसमें फायदा रहेगा? मेरे हिसाब से क्या है, देखो मार्केट के जस्ट अपोजिट काम करते हैं वेल्स, और जहां उन्हें जो प्रॉफिट सोच रहे मिलता हैं उसको अपोजिट करेंगे। है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उन्हें दिखता है कि कितने परसेंट कर रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग और कितने कर रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट। उसके बेसिस पर क्या है कि देखो उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना है, उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ना पब्लिक के इमोशन से मतलब है, ना उन्हें पब्लिक की मनी के लूज होने से मतलब है। तो डेफिनेटली वो तो अपने तरीके से काम करेंगे ना, उनको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन में। जब जनरली बिटकॉइन डंप हो जाता है तो हम कहते हैं कि वेल ने डंप कर दिया, वेल्स। जब पंप होता है तो हम कभी नहीं कहते कि जी वेल्स ने कर दिया। तो मेरा मानना सिंपल है कि वेल्स क्या है कि अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब तो हम वेल्स नहीं वही रहेगा कि मतलब पंप करेगी, तो हो सकता है कि आप और हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उसमें से 10% जो है वो उनके साथ चली जाएगी, बाकी सब बैठे रहेंगे। अगर जिसकी इन्वेस्टमेंट उनके हिसाब से हुई है, जो ऐसा वेल्स कर रहे हैं वैसा वो लोग कर रहे हैं, तो उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। अदरवाइज ऑफकोर्स वो लोग हमारे अपोजिट ही चलेंगे। अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही चलेंगे तो भाई उनको तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो थोड़ा बहुत हमको वो भी सोचना है कि जो मेजोरिटी जो सोच रही है उसके थोड़ा अपोजिट करना भी बनता है। और बीटीसी हॉल्विंग का तो हमने बात कर लिया है। चंद्रकेश रंजन पूछ रहे हैं कि बीटीसी हॉल्विंग तक कितना प्राइस जा सकता है, तो हमने वही कहा है कि 10,500 या 10,800 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक दिन आगे पीछे उसमें। नेक्स्ट एक सवाल है मृत्युंजय कुमार, क्या हॉल्विंग से पहले बीटीसी बाय करना चाहिए? क्या 8,000 वापस जाएगा या नहीं, या 9,000 या 10,000 पे बाय करें? तो इसका जवाब मेरे ख्याल से पहले ही सुमित जी ने दे दिया है कि मेरे ख्याल से पुष्पेंद्र जी ने कहा था कि रेयर केस में 7,500-8,000 के आसपास जा सकता है, और सुमित जी ने कहा था कि अगर तोड़ता है लेवल तो 9,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उससे थोड़ा नीचे जा सकता है। नहीं सर, मैं लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे भी ज्यादा नीचे जाएगा। लेकिन मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लैश की बात कर रहा हूँ, तो फ्लैश के अंदर शायद 10,800 से 9,000 जाना चाहिए, उसके बाद और भी नीचे जाना चाहिए बिटकॉइन। और वहां पे रैली अपना स्टैटिक रहेगा काफी टाइम तक जैसे रहता था। अगर मैं बात करूं जितना इस वक्त वॉलेटाइल हमने बिटकॉइन को देखा है वो कम ही होता है। पूरे साल के अंदर ऐसा मौका शायद एक ही बार मिलता है कि आपको रोज बिटकॉइन $500 ऊपर $500 नीचे दिख रहा है। मतलब अभी ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आता है। मैं यस, इथेरियम और बीटीसी की ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत मजा आता है। आप सुबह से शाम ट्रेड करो 4-5, अच्छा खासा कमा लेते हो। यस, अगर अभी आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो शायद ये बिटकॉइन यहाँ कहीं पे 7,000, 7,500, 8,000 के ऊपर स्टेबल ही हो जाएगा। मुझे अभी भी वो उसी लेवल पे मूव करेगा।
2019 का टाइम अपने को शायद मेरे को याद है कि जो 3-4 महीने जो गए थे ना, ये 3 महीने गए थे, बहुत एकदम स्मूथली साइडवेज में गए थे। लोग मतलब परेशान हो गए थे, $100 ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। तो बहुत परेशान थे। तो क्या अभी इनको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये बीटीसी बाय करना चाहते हैं, सपोज कीजिए 9,000 पे बाय करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, थोड़ा और नीचे आ जाए तब बाय करो। 9,600 चल रहा है, 10,500 800 भी चला जाए, डजंट मैटर, बिकॉज आपने ऑलरेडी इतना बढ़िया मौका मिस कर दिया है जो कि $4,800 $4,800 का था। तो अब एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा वेट और करना बनता है, नीचे देखने को मिलना मतलब चाहिए। मौके मिल जाएंगे वापस से, ऐसा नहीं है कि 10,800 आ बहुत गया मौके तो आएंगे, नहीं, क्योंकि जैसे बहुत हमने कहा है मौके कि आएंगे। आरओई के ऊपर हमें वर्क करना है। ठीक है, तो जब भी हमें 10,800 में बाय करो तो उसको 11,500 पे निकालो, तो अपना प्रॉफिट बुक करो या वहां से शॉर्ट करो। तो उतना कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो अभी भी कर सकते हैं या थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील वेंगुर लेकर की है। वो एक्सआरपी के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत कम लोग अभी एक्सआरपी के बारे में पूछ रहे हैं। तो एक्सआरपी का क्या करना चाहिए, ये भी मतलब लोग सोच रहे हैं कि ये उठेगा ही नहीं उठेगा, इसकी न्यूज आ रही है। क्या लगता है आप लोग को एक्सआरपी का? सर देखो, हर कॉइन का अपना अपना टाइम होता है। एक्सआरपी की अगर हम बात करते हैं, जब उसके अंदर रैली आती है तो वो हम्म। अमेजिंग रैली आती है हर बार। तो अभी टाइम नहीं चल रहा, लेकिन जो उसको होल्ड करते हैं डिप के अंदर, उसको हम्म। प्रॉफिट हर बार मिल जाता है। वो कोई ऐसा पंप एंड डंप कॉइन नहीं है जो कि आपको आज आप पैसा लगाओगे और कल आपको अमीर बना देगा, ऐसा कॉइन नहीं है। लेकिन हम्म। फॉर श्योर उसके अंदर जब रैली आएगी तो फिर वो सारे लोग बिटकॉइन और ईथर को भी उन दोनों में छोड़ के सिर्फ एक्सआरपी पे लग जाएंगे, हम्म। और ऐसा होते हुए हमने बहुत बार देखा भी है। हम्म। क्योंकि मेरे ख्याल से जो एक्सआरपी जो रिपल का है, इसके अंदर में जो वर्कआउट काफी अच्छी खासी चल रही है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस दुनिया भर की जो कंट्रीज में। और मेरे हिसाब से अभी देखिए जो दुनिया भर में जो ये क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, इसके बाद ऑफ कोर्स ज्यादातर फोकस डिजिटलाइजेशन पे ही होगा, डिजिटल करेंसी पे होगा। लोग रेमिटेंस ये सब करेंगे, वी नेवर नो आगे मतलब क्या क्या एक तब्दीलियां आती है। लेकिन ये भी है कि इन शॉर्ट अगर एक्सआरपी एकदम लो रेट पे हमें मिल रहा है तो उसको हम ले सकते हैं। सपोज कि जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे 10,000 की मेरी सेविंग है अगर महीने की, तो मैं 5,000 की एक्सआरपी अगर लूँ एसआईपी की तरह से, तो बेस्ट रहेगा। 5 साल का मैं वेट करता हूँ उसमें, तो एटलीस्ट तब तक कुछ 90 सेंट तक तो आ सकता है ना, 90 सेंट या $1 तो आ सकता है ना 5 साल में। सर पहले भी रैली लगा चुका है, पहले भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। और पहले भी लगाए। मैं जो ऑफलाइन मार्केट को जानता हूँ, वहां पे लोगों ने एक्सआरपी को बेचा था बिटकॉइन कह के। कहा हम्म। था कि एक कॉइन था बिटकॉइन जो कि $9 में मिलता था, और वो हो गया $20,000। अब एक और कॉइन है जो कि आपको सेंट्स में मिल रहा है, और ये हो जाएगा $20,000। तो हम्म। ये कह के ऑफलाइन मार्केट में एक्सआरपी रिपल बिका करता था। तो फॉर हम्म। श्योर जब इसकी फोमो क्रिएट होगा तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। पुष्पेंद्र जी, इनका एक और सवाल है कि बीच पे जो न्यूज आई थी कि स्टेबल कॉइन्स को बैन करने की, तो अगर ये स्टेबल कॉइन्स बैन हो जाते हैं, ठीक है, अभी बैन तो हुए नहीं, एक बस न्यूज आई थी कि हाँ ऐसी रिकमेंडेशन है, अगर ये बैन हो जाते हैं तो क्या बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, लाइटकॉइन, यो बीएनबी, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये ऑल टाइम हाई मारेंगे उसके बाद? पहली चीज तो बेसिकली क्या है कि जो मुझे लगता है ये एक रेगुलेशन के लिए बात हुई है। हम्म। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे यूएसडीटी, क्योंकि अब तो यूएसडीटी ऐसा हो गया कि घर घर बनने वाली चीज, क्योंकि जस्टिन हमने यूएसडीटी प्रिंट करने लगा है, माइनस अपना बीयूएसडी प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट को एक सके कहीं ऐसा ना हो कि इनके ये यूएसडीटी जो कॉइन है ये कहीं बैक ना हो, मतलब ये अपनी मर्जी से प्रिंट कर रहे हो, और बैक में क्या है कि इनके पास में इतना यूएसडीटी ना हो, यूएसडी मतलब डॉलर ना हो। तो ऐसे में क्या है कि एक रेगुलेशन के ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है, और मैं नहीं समझता कि वहां से ये बैन होगा। और रेगुलेशन आएगा तो एक अच्छी चीज है। एटलीस्ट क्या है कि ये तो पता चलेगा ना कि जो ये यूएसडीटी जो फेक प्रिंट होते हैं, बहुत सारे रूमर्स रहते हैं यूएसडीटी के बारे में, पहले भी केस चला था इसके बारे में, तो वहां से सब कुछ क्लीन चिट मिल गई थी। तो अभी बैन का पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि बैन होगा। ओके, बढ़िया कहा आपने कि यही हो सकता है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। बट बीटीसी का जो प्राइस है, ऑफ कोर्स कोशिश यही रहेगी कि ऊपर ही जाए, और ये स्टेबल कॉइन से ये भी बैन वगैरह ना हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सुमित, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि लोन वगैरह लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मेरे पास एक सवाल आया है अताउर रहमान जी का। वो कहते हैं कि उनके पास एक एक्स्ट्रा मकान है, क्या उसको बेच के क्रिप्टो में लगाना चाहिए अभी? क्योंकि मकान का वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, क्रिप्टो का बढ़ सकता है, उनको ऐसा लगता है। हाँ सर, अगर आपको सीजेड की अपनी हिस्ट्री रिपीट करनी है फाइनेंस की, तो आप कर सकते हो।
क्योंकि हमने सुना है कि Binance के ऑनर जो है उन्होंने अपना घर सब कुछ बेच दिया था क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन खरीदने के लिए, और आज वो दुनिया के अलग ही मुकाम पे है। तो अगर आप वो हिस्ट्री बीट करने की सोच रहे हो तो कर सकते हो। हाँ, मतलब बाकी अगर इनका अगर एक्स्ट्रा मकान हो तो ऐसा नहीं है कि भाई जिसमें रह रहे हैं उसको ही बेच दिया, ये नहीं। एक्स्ट्रा अगर आपके फालतू कोई मकान पड़ा है तो वो बेच के करना है तो कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा। सर फालतू मकान पड़ा है और आपके पास एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है, फ्लो भी है, ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है, तो बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो। अगर ऐसा ना टेंशन कि है, कोई अपना जिसमें रह रहे हैं उसको बेच दिया, लोन ले लिया, ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मनी है जिसकी आपको कोई परवाह नहीं है, एक्स्ट्रा घर है जिसकी कोई परवाह नहीं है, वो हो चाहे ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यस। ओके। बाकी एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा इसमें जी। रिस्क फ्री के लिए वो ये कर सकते हैं कि उसको रेंट पे उठाएं जो एक्स्ट्रा मकान है, और जो रेंट पे मनी आ रही है उसको बिटकॉइन के अंदर एसआईपी थ्रू इन्वेस्ट करें। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्पेंद्र जी आपसे पूछूंगा। एक और है जिनका ईमेल जो नेम है वो है पबजी क्लैन करके है। वो ये कहते हैं कि मेरे पास 0.01 BTC है, ऐसा कौन सा कॉइन है जिसके अंदर हम उसे लगाएं तो 0.5 BTC हो जाए? पहली बात तो क्या है कि जो मुझे लग रहा है कि उनका प्लान बहुत बड़ा है, ड्रीम बहुत बड़ा है, क्योंकि 0.01 और 0.5 में तो जमीन आसमान का पहली चीज तो फर्क है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सब कुछ पॉसिबल है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉइन ऐसा अभी मैं सजेस्ट कर पाऊंगा कि वो 0.01 से सीधा 0.5 पहुंच जाए, क्योंकि इनके बीच का मार्जिन देखोगे बहुत ज्यादा है, और न ही इतनी जल्दी कोई कॉइन 50x 20x 100x होने वाला है। बाकी क्या है कि अगर वो 0.01 से रिस्क लेना चाहते हैं तो जैसा कि सुमित भाई ने बताया कि लेकिन उसके लिए भी अच्छा फंड चाहिए, क्योंकि उसमें भी ये नहीं है कि आप 0.5 पहुंचा दोगे। तो दूसरी चीज ये एक स्टूडेंट भी है, तो नहीं तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें, या उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ETH 2.0 आने वाला है तो ETH के अंदर कुछ पार्ट डिवाइड कर सकते हो। जैसे अभी XRP के बारे में बताया कि 2 साल बाद 4 साल बाद उसकी रैली एक बार आती है, तो ऐसी रैली का आपको वेट करना पड़ेगा। मैं कहूंगा सर एक बारी के अंदर तो 0.01 से 0.50 होना भूल जाओ। जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बार बार वेट करना पड़ेगा न्यूज कॉइन का। जैसे कोई न्यूज मिले उस कॉइन के अंदर एंट्री लो, जैसे ही 10% 15% मिले निकल जाओ, दोबारा अगले कॉइन में एंट्री लो। ये काम आप करते रहो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो शायद आप 0.50 तक पहुंच जाओगे। और 0.01 से 0.50 करना अगर आपने 1 साल में भी कर लिया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई आप बुरा काम नहीं कर रहे होगे कि आप कहोगे यार कि मेरे को इतना टाइम लग गया। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपने 0.01 लगाया है, जो कि लगभग होता है 7,000 रुपए, और आप उससे बात कर रहे हो करने की 0.50 BTC, जो कि होती है करीबन 4 लाख रुपए। तो 7,000 से 4 लाख करने हैं, जो कि एक अच्छे इंसान की मेरे ख्याल सैलरी होती है साल की। तो 1 साल लग जाएगा मेरे दोस्त। अगर बार बार आपने अच्छे ट्रेड लेते रहे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है एरल वाज है। वो पूछते हैं क्या बिटकॉइन का प्राइस 1 मिलियन तक जा सकता है लाइफ टाइम अगर वो पकड़ते हैं? समझिए कि आने वाले 5-10 साल में 1 मिलियन तक जा सकता है। मैं नहीं मानता, इतना नहीं जा सकता है। पुष्पेंद्र जी आप? मेरा भी मानना नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि बहुत सारी आने वाले टाइम में अप एंड डाउन चीजें आएंगी। बहुत सारे क्या है कि ऐसी चीजें आएंगी जहां पर क्या है कि जैसे बिटकॉइन कैश, मतलब जब बिटकॉइन कैश आया था तो उन्होंने बोला दिस इज द ओनली द बिटकॉइन, तो ऐसा करके कुछ उन्होंने शायद स्टेटमेंट दिया था, जो मुझे रोजर वर्न है, जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि देखो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी आने वाले 5 to 10 ईयर के अंदर, तो ऐसा कहना मुश्किल है कि 1 मिलियन जाएगा। और इतना 1 बड़ा मिलियन तो आप प्रेडिक्शन लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी कहेंगे कि वी नेवर नो। 1 मिलियन चला जाएगा तो बाय कौन करेगा? नहीं, वही है कि मतलब फिर सब सतोशी में खेलेंगे फिर। तो मतलब हम उतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर का किसी को मालूम नहीं कि कितना जा सकता है, नहीं जा सकता, पर ये कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छा खासा प्राइस जरूर जा सकता है। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि $50,000 या $1,00,000, तो उतना हम सोच सकते हैं कि हाँ कह सकते हैं कि अच्छा खासा अगर बुल जाता है, रैली जाती है, तो हो सकता है। इन दोनों चीजों का आंसर वही है कि बिटकॉइन कब 0 जाएगा और कब 1 मिलियन जाएगा, कब 10 मिलियन जाएगा। तो इन दोनों के मतलब आंसर देना ही इम्पॉसिबल वाली चीज है, क्योंकि वीडियोस के कमेंट्स के ऊपर भी आते होंगे हम सबके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये 0 हो जाएगा क्या है, क्या मतलब या तो 0 की बात होगी या फिर 1 मिलियन की बात होगी। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही इम्पॉसिबल लग रहा है। तो पुष्पेंद्र जी, सुमित जी, चर्चा काफी लंबी हो गई है और मेरे ख्याल से वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और आई एम श्योर कि आने वाले समय में वापस आप लोग के साथ ज्वाइन किया जाएगा, सेशंस किए जाएंगे, क्योंकि इस तरह के सेशंस लोगों को काफी पसंद आए।
क्योंकि इससे पहले पुष्पिंदर जी के साथ जो मैंने सेशन किया था तो लोगों को काफी अच्छे कमेंट्स आए कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वही लोगों को सुनना है, मतलब कि लोगों के क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस वगैरह तो चलो हम लोग करते रहते हैं या टेलीग्राम वगैरह पे, लेकिन एक जो आम यूजर है, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उसके एक जो बेसिक क्वेश्चंस होती हैं उसका आंसर मिलना और सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा फोकस यही है कि ये सेशंस जो होंगे उसी चीज के ऊपर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जाने से पहले बस यही पूछूंगा सुमित जी की आने वाले कुछ प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स हैं क्रिप्टो के अंदर, या कुछ और जो आप कम्युनिटी को देना चाहेंगे? सर एज तो अभी जैसे कम्युनिटी अभी जैसा क्रिप्टो चल रही है, ट्राई बस यही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लोग हैप्पी रहे, हम लोगों के साथ हम लोग ट्राई करते रहे उनको नई नई चीजें देने की। आने वाले टाइम के अंदर कुछ एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, काफी सारे लोगों को कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आएगा, जिसको ऑलरेडी बेटा टेस्टिंग चल रही है, 2 साल से वो टीम बना रही है उसको, तो बहुत जल्दी लग रहा है वो आ जाएगा। और वो आ जाएगा तो मेरे को लगता है ये जो सिग्नल वाली प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए जो कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, उनके पास मेन क्वेश्चन ये रहता है कि वक्त नहीं है। एक नॉर्मल बंदे का क्वेश्चन, हम कितना भी समझाते हैं किसी को तो उनका सवाल बस यही रहता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसा बता दो कि बस हमको एक रेगुलर आए, या कुछ ट्रेडिंग सेटअप बता दीजिए कि हमें उसमें से प्रॉफिट मिले। मतलब कुछ एमएलएम वगैरह नहीं, मतलब ट्रेडिंग का स्टाइल बता दीजिए जहां से हमें प्रॉफिट मिले। तो ऑफकोर्स अगर कॉपी ट्रेडिंग वगैरह ये सब रहेगा तो क्या रहेगा कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर आप और हम खुद ट्रेड करते हैं तो हम कभी गड़बड़ी नहीं कर सकते, मतलब टेंशन में रहेंगे कि भाई हमारा पैसा लगा है, हमें अच्छा ट्रेड करना है, तो हम अपना ट्रेड करेंगे और ऑटोमेटिकली वो ट्रेड लोगों में कॉपी होगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो आई एम श्योर कि जल्दी से आप ये सॉफ्टवेयर वगैरह लेके आए। और पुष्पिंदर जी, आपका क्या प्लान है कुछ? बेसिकली मेरा एआई बॉट से रिलेटेड ही प्लान है। तो अभी क्या है कि ओपन सोर्स बॉट पे काम चल रहा है, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल पोस्ट हुआ, हम उसको बाइनेंस की ऐप को खोलेंगे या फिर वहां पर लॉग इन करेंगे, या हमारा स्क्रीन के सामने भी होंगे जब तक वो कॉइन ऑलरेडी 5% 10% बढ़ जाता है अगर पंप सिग्नल हो। तो ऐसे में क्या है कि हमने एक टेलीग्राम के ऊपर इंटीग्रेशन किया है बॉट का, जहां पर बाय स्पेस कॉइन का नेम लिखेंगे, मतलब विद पेयर, जैसे बीटीसी यूएसडीटी, तो मार्केट प्राइस के ऊपर एट ए टाइम ही वो वहीं से बाय हो जाए। तो चलो, आपकी भी अच्छी कोशिश है और मेरी भी यही कोशिश है कि जो प्लेटफॉर्म एक जो कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जो मैं भी कोशिश करूंगा लॉन्च करने के लिए। ये रमजान खत्म होने के बाद तो उसको कोशिश करेंगे उसको लॉन्च करने के लिए। तो काफी बड़ी कम्युनिटी होगी, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि इंडिया की क्रिप्टो कम्युनिटी रहेगी, उसके साथ दुनिया भर की क्रिप्टो कम्युनिटीज होंगी, और वो क्रिप्टो कम्युनिटी मतलब अच्छा खासा कमाएगी। कंसेप्ट काफी अच्छा है, और कंसेप्ट जो बेस्ड है डिपेंड्स अपॉन आप और हम कितनी अपने आइडियाज वगैरह शेयर करते हैं, उस चीज के ऊपर है। तो वो भी लेके आया जाएगा, और आई एम श्योर कि लोगों को काफी अच्छा खासा पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, सेशंस होंगे, तो उसमें आप लोग के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। सर बस 1 मिनट, जो आपने 10,000 रुपीज की अनाउंसमेंट करी थी गिव अवे की, तो उसके अंदर मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि आपको आपके मेल के ऊपर आए हैं, हम उनके अंदर से भी रैंडमली पूछेंगे लोगों से, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से 5 लोगों को चूज करेंगे, एंड 10,000 का गिव अवे हम और ऐड ऑन करेंगे, यानी कि टोटल हो जाएगा ये 20,000 का गिव अवे आप लोगों के लिए। तो बहुत बढ़िया है। तो यही मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें। जब लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या हमें भी एक आइडिया मिलता है कि एग्जैक्टली क्या कम्युनिटी को देना चाहिए, कम्युनिटी को किस चीज में परेशानी हो रही है, तो इससे अवेयरनेस भी काफी अच्छी बढ़ती है। तो यहाँ पे ये टोटल है कि 20,000 का गिव अवे है, 10,000 मेरी तरफ से है, 10,000 सुमित जी की तरफ से है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।